Hello students, we will continue part second of chapter 1 democracy. Chapter name is what is democracy, why democracy. In this part we read about features of democracy by few examples. First of all we are taking example of Pakistan. Major decision by elected leaders के बारे में जो मेजर डिसीजन थे उनके बारे में पढ़ेंगे. इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. देखिए क्या हुआ, अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज किया. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive. उसने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका, ओवरथ्रू कर दिया और वह खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया ऑफ द कंट्री पाकिस्तान का. लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. और उसने बाद में क्या किया, अपनी डेजिग्नेशन को, जो चीफ की डेजिग्नेशन थी उसको चेंज करके प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन कर ली. एंड इन 2002, और यह कब किया, 2002 में, हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन. और उसने क्या किया, एक रेफरेंडम हेल्ड किया और उसमें क्या था कि वह 5 ईयर के लिए उसका जो कार्यकाल था, टेन्योर था, वह एक्सटेंड हो गया. पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. देखिए यहाँ के जो मीडिया थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया और क्या कहा कि एक फ्रॉड है, यह गलत तरीके से इन्होंने ये जो प्रेसिडेंट बने हैं गलत तरीके से बने. इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. तो देखिए अब जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर परफॉर्म किया दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. उसने क्या किया, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, अपने इस ऑर्डर को चेंज करने के लिए द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. उसने क्या ऑर्डर पास किया कि जो प्रेसिडेंट होता है वह नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज supervised by National Security Council which is dominated by military officers. देखिए अब उसने क्या किया, एक अपनी कैबिनेट बनाई और कैबिनेट बना के उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया ताकि उसकी जो गवर्नमेंट थी, उसका जो प्रेसिडेंट की जो डेजिग्नेशन थी वह बरकरार रहे, बनी रहे. सो पाकिस्तान हैज ए इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स. अब देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान में इलेक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास कुछ पावर्स थी, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. अब केवल कुछ पावर्स थी उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास थी, लेकिन जो फाइनल पावर थी वह किसके पास थी, विद द मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री के ऑफिसर्स के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास. क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. क्या इस एग्जाम्पल को रीड करने के बाद आप कहेंगे कि पाकिस्तान में 2002 में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किए गए, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज. वी कैन से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान. क्योंकि जो रूलर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको किसने इलेक्ट किया था, पीपल्स ने, लोगों ने इलेक्ट किया था. नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं. पीपल में है इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. पीपल्स ने केवल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना था टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली. देखिए जो पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए थे उनके पास तो बहुत ही कम पावर, सम पावर्स टू गिव देम. और जो मोस्ट पावर थी या ज़्यादा पावर्स थी वह किसके पास थी, आर्मी ऑफिसर्स के पास और खुद जनरल मुशर्रफ के पास. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन. जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वह फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे. द पावर to take final decision rested with army officials and with General Musharraf.
और जो डिसीजन मेकिंग की पावर थी वह जनरल मुशर्रफ और उसके आर्मी ऑफिसर्स के पास थी, एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज। और इस तरह की जो गवर्नमेंट थी उसको हम या तो डिक्टेटरशिप या मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। देखिए, पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे लेकिन उनके पास रियल पावर नहीं थी। In a few countries, the real power was with the external powers and not with locally elected representatives। और इसी तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत सारी कंट्रीज में है जहाँ पर एक्चुअल पावर रिप्रेजेंटेटिव्स या लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों में नहीं होती। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। और इस तरह के रूल को हम पीपल्स रूल नहीं कह सकते, यह जनता की सरकार नहीं कह सकते। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो हमने पढ़ा था फर्स्ट फीचर कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के पास, लेकिन हमने पाकिस्तान के एग्जाम्पल में ऐसा बिल्कुल नहीं पाया। नेक्स्ट फीचर इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना में, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, चाइना में एवरी 5 years में इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट के लिए चुनाव होते हैं, कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और इसको क्या कहते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है उसके पास ही पावर होती है अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइनाज। और इसमें लगभग 3000 मेंबर्स होते हैं जो कि पूरी चाइना से चुने जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ मेंबर्स को आर्मी से भी चुना जाता है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, अब क्या होता है कि कैंडिडेट चुनाव लड़ने से पहले या इलेक्शन लड़ने से पहले उसे किसकी परमिशन चाहिए होती है, किसका अप्रूवल नेसेसरी होता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल उसे लेना जरूरी होता है। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties to it were allowed to contest election held in 2002 and 2003। अब क्या है कि 2002 और 2003 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें केवल वही मेंबर हिस्सा ले सकते थे, या तो वह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता हो या उसकी जो 8 छोटी छोटी पार्टीज थी उससे बिलोंग करता हो। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। इस तरह से जो चाइना की गवर्नमेंट है वह हमेशा किसकी बनती थी, द कम्युनिस्ट पार्टी। हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती थी। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years। देखिए, स्वतंत्रता जो कि 1930 को मिली थी मैक्सिको को, और मैक्सिको 1930 के बाद प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता था। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। कभी भी यहाँ पर मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं रहा। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय, लेकिन 2000 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। देखिए, 2000 के बाद जितने भी इलेक्शन मैक्सिको में हुए उसमें जो रूलिंग पार्टी थी वो कौन सी थी, PRI। इट्स फुल फॉर्म इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अब क्या होता था कि अदर पार्टीज भी चुनाव में हिस्सा लेती थी, इलेक्शन में हिस्सा लेती थी, लेकिन उससे उन्हें कभी जीतने नहीं दिया जाता था। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections। PRI जो वहाँ जहाँ जिसका वर्चस्व मैक्सिको में था वह डर्टी पॉलिटिक्स जानती थी कि किस तरह से डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इलेक्शन को विन किया जा सकता है, इलेक्शन जीता जा सकता है। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings। Teachers of government schools used to force parents to vote फॉर द PRI। अब किस तरह की डर्टी ट्रिक्स अपनाई जाती थी, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू
अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस के ऑफिसर्स थे वह पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करते थे। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर्स होते थे यूज टू फोर्स, उनको इस्तेमाल किया जाता था किस लिए, टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, और उन टीचर्स के द्वारा पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो PRI को वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। देखिए जो वहाँ की मीडिया थी वह भी पूरी तरह से बिकी हुई थी, और वह किसका फेवर करती थी, PRI का फेवर करती थी, कभी भी अपोजिशन पार्टी का वो फेवर नहीं करती थी और हमेशा क्रिटिसाइज करती थी उसको। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ का वेन्यू ही चेंज कर दिया जाता था, विच मेड इट डिफिकल्ट टू पीपल टू कास्ट देयर वोट, और इससे क्या होता था बहुत सारे लोग वोट देने से रह जाते थे, अपना वोट नहीं दे पाते थे। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट, और जो PRI थी वह लार्ज अमाउंट ऑफ मनी खर्च करती थी अपने कैंडिडेट के लिए, कैंपेन करने में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। शुड बी कंसिडर्ड द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। देखिए अब इस तरह से यदि इलेक्शन होगा तो क्या हम फ्री और फेयरली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। देखिए अब चाइना में भी इसी तरह का केस है कि लोगों की चॉइस पर ध्यान नहीं दिया जाता। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट, और जो रूलिंग पार्टी होती है उसके ही कैंडिडेट को अप्रूव कर दिया जाता है। कैन बी कॉल दिस इज अ चॉइस, क्या हम इसे चॉइस कहेंगे? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम्स टू बी रियली हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिकल दे हैड नो चॉइस। देखिए अब अगर मैक्सिकन एग्जाम्पल ले तो हम देखेंगे कि मैक्सिकन डेमोक्रेसी में लोगों के पास चॉइस तो है बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, लेकिन प्रैक्टिस में उनकी चॉइस का से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देयर वाज नो वे टू रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। देखिए अगर जहां पर अपोजिशन पार्टी का एग्जिस्टेंस नहीं होता, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, वहां पर फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। We can thus add a second feature to our understanding of democracy। इस तरह से हम डेमोक्रेसी को समझने के लिए हम यह दूसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। यदि इस तरह से इलेक्शन किया जाता है तो उसे हम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल alternatives and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers। देखिए वोट की रियल पावर तब होती है जब लोगों के पास लोगों को चुनने की आज़ादी हो फ्री और फेयरली, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस, और यदि ऐसा होगा तो लोग अपनी चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकेंगे। रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, और जो एग्जिस्टिंग या अस्तित्व में जो व्यक्ति रूल करता आ रहा है उसको इजीली हटा पाएंगे इफ दे विश सो ए democracy must be based on the free and fair election where those currently in power may a fair chance to losing। We shall find out more about a democratic election in chapter 3। इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन फीचर है, लेकिन कुछ कंट्रीज में फ्री और फेयर इलेक्शन को फॉलो नहीं किया जाता।